रोज तकरीबन 26 नए एआई टूल्स लॉन्च हो रहे हैं दुनिया में, टूल्स लॉन्च हो रहे हैं और हम अभी एआई सीख रहे हैं। चैट जीपीटी, बार्ड, परप्लेक्सिटी और क्लॉड। तो ये चार हो गए। कौन सी फील्ड है जिसकी इंफॉर्मेशन आप एआई से, चैट जीपीटी, बार्ड से नहीं ले सकते? ट्रेनिंग बस एक ही रह गई अब कि आपको एआई को यूज करना है। लेकिन ये तो बड़ी है ना कि यार ये तो बहुत ही आसान चीज़ है, ये क्या जगह जगह दुकान खोल के बैठ गए हैं, चैट जीपीटी सिखा रहे हैं, इसका क्या मतलब? हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एआई से पूछने के लिए कुछ है ही नहीं। बहुत नौजवानों की मैंने कैरियर काउंसलिंग की है। कभी आपको कोई ऐसा केस मिला कि मैंने इन लोगों को रेकमेंड तो ये किया था कि आपकी ये फील्ड है और उन्होंने वो फील्ड की भी लेकिन उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो सके या कंप्लीट नहीं कर सके? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने डॉक्टरों को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाया, चार्टर्ड अकाउंटेंट को डॉक्टर बनाया और सब कामयाब। अब टाइम आ गया है दो चीज़ों का। एक है क्रिएटिव वर्क आप कितना करते हैं और दूसरा ये कि आप उस फील्ड की कंटिन्यूअस लर्निंग कितनी करते हैं। हमारा जो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है ना 1 to 5 का, वो फ्लॉड है। उसमें 6 महीने ही लगने चाहिए। ये हमने टोपी ड्रामा किया हुआ है कि हम उसको 5 साल वहाँ भेज रहे हैं, वरना वो 6 महीने का सिलेबस है। मेरे पास जो बच्चे मैट्रिक के वो आते हैं जो डी ग्रेडर होते हैं, वो एआई जल्दी सीखते हैं बनिस्बत के पोजीशन होल्डर्स के। क्रिएटिव ज़्यादा होते हैं। मेरी 6 बेटियां, ठीक है। मैंने किसी को भी स्कूल नहीं भेजा आज तक। लेकिन जो बच्चा स्कूल जाके सोशलाइजेशन सीखता है, कभी कोई उसको तंग करता है, कभी टीचर डांट देती है, कभी दोस्त बुली करता है, तो वो जो प्रैक्टिकल लाइफ के इश्यूज है वो सीखता है, वो मिसिंग एलिमेंट नहीं आप समझते रह जाता? जो सोशलाइजेशन हमारे बच्चे इन द नेम ऑफ सोशलाइजेशन हमारे स्कूलों में सीख रहे हैं ना, वो एंटाई सोशलाइजेशन है। हमारे स्कूलों में टीचर्स इंसल्ट करते हैं और कंपेयर करते हैं। बहुत ज़्यादा ऑनलाइन या एआई बेस्ड इस चीज़ के ऊपर रिलाई करके क्या अपने बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी कम करने का सबब नहीं बन रहा है? हमारा घर है, हमारा घर एक पूरा जू है। ये आपने बड़ी कंट्रोवर्शियल बात कर दी। हाँ ना, हाँ, ये जो पिछले कुछ अरसे की इकोनॉमिकल कंडीशन है ना, ये फाइनली अब पाकिस्तानी कौम का जो गुब्बारा था ना, उसमें लगी है जाके सुई, ये फट गया। और ये मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि और ये कोलैप्स हो जाए ताकि हम होश में आ जाएं। आज के दौर में ए दोस्त, ये मंजर क्यों है? जख्म हर सर पे, हर एक हाथ में पत्थर क्यों है? वाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू असद इजाज़ पॉडकास्ट। और आज मेरे साथ रायद अफजल साहब हैं। रायद अफजल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक? ठीक है। रायद अफजल साहब सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी एक्टिव हैं और एडवोकेट हैं बहुत सारी चीज़ों के, जो कि इंक्लूडिंग चैट जीपीटी, एआई, होम स्कूलिंग, लिटरेसी इन पाकिस्तान, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। और उनकी अपडेट से आपको अंदाज़ा होता होगा कि वो किन मल्टी पर्पस चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। तो रायद साहब, थोड़ा सा अपना लाइफ जर्नी बताइएगा कि आप कहाँ से कहाँ का ब्रॉटअप है आपका और फिर आपने क्या क्या किया ज़िंदगी में? मेरी पैदाइश जी से कुवैत की है, कुवैत में पैदा हुआ और सऊदीया में पला बढ़ा और फिर आखिरी यूएई से मैं 17 साल की उम्र में अमेरिका चला गया पढ़ने के लिए। तो मेरे फादर इंजीनियर थे, तो उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग पढ़ने भेजा था अमेरिका। तो मैंने 2 साल इंजीनियरिंग पढ़ी, तो फिर मेरा दिल ना लगा, तो मैंने इंजीनियरिंग छोड़ दी। तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो फिर मैंने सोचा कि जेनेटिक्स पढ़ी जाए। अच्छा। तो ह्यूस्टन में है बेलर मेडिकल कॉलेज, उस वक्त ये जेनेटिक्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नया नया शुरू हुआ था। तो मैं वहाँ चला गया, तो वो मैंने पढ़ना शुरू की। तो फिर मैंने 2 साल के बाद मुझे लगा कि ये तो फिर वो मैंने छोड़ दिया। वो भी छोड़ दी? ठीक है। फिर मैंने बीबीए करना शुरू किया। तो जब बीबीए के 2 साल में बीबीए की और एमबीए की सारी किताबें जो पढ़ी जानी थी वो पढ़ ली, तो फिर वो भी छोड़ दिया। और ये सब कुछ अमेरिका में ही हो रहा है? अमेरिका में। ठीक है। अच्छा, तो फिर मैंने सोचा कि क्या किया जाए, फिर सोचा कि बिज़नेस किया जाए। तो मेरी उम्र उस वक्त कोई 23-24 साल की होगी, तो मैंने बिज़नेस शुरू किया। तो मुझे ये था कि भाई पाकिस्तान में जो चीज़ें बनती हैं तो वो पाकिस्तानी लोग किसी और के लिए बनाते हैं ना, यानी हम फीफा का फुटबॉल भी बना रहे हैं तो वो अपने नाम से नहीं बना रहे ना। ठीक है। तो अपने नाम से कोई ब्रांड शुरू किया जाए। तो मैंने फिर पाकिस्तान में पाकिस्तानी स्पोर्टिंग गुड्स का पहला ब्रांड शुरू किया अज़रा के नाम से। अच्छा। तो जब उसके 5-6 शहरों में दफ्तर हो गए, स्टाफ हो गया, $1 मिलियन का बिज़नेस हो गया, तो फिर मैंने वो छोड़ दिया। वो भी छोड़। तो ये इतनी हिस्ट्री आपकी
स्टार्टअप्स शुरू करने की या अपनी कोई लाइन डिसाइड करने की फिर छोड़ने की, ये अभी तक चल रही है या आप कुछ सेटल हुई नहीं, है अब चीज़ें? सेटल हो गए। अच्छा अच्छा, तो अब रीसेंट पास्ट में क्या तो रीसेंट पास्ट में ये हुआ कि उसके बाद फिर मैंने एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़नी शुरू की। अच्छा, फिर हमारे कोई बड़े बुज़ुर्ग थे, उन्होंने मेरी कैरियर काउंसलिंग की। किस एज पे ये वाली जो अब ये जो मेरे ख्याल टर्निंग है पॉइंट? 24-25 साल की होगी। ठीक है ठीक है। उस पे उन्होंने मेरी कैरियर काउंसलिंग की। उन्होंने कहा भाई आपकी फील्ड तो एजुकेशन साइकोलॉजी है। अच्छा। तो फिर मैंने एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़नी शुरू की। और साथ साथ मेरे वहाँ इस्लामिक सेंटर था, तो उसमें मेरे 2-4 जो मुरब्बी होते हैं या जो गाइड होते हैं, तो उनकी भी सरपरस्ती में रहा। तो उनसे इस्लामिक एजुकेशन ली सारी, ठीक है। और दूसरी तरफ एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ी। तो वो पढ़ के जो पोस्ट ग्रेजुएट होता है यानी मास्टर्स लेवल तक, वो पढ़ के फिर सोचा कि क्या किया जाए, पीएचडी की जाए। क्योंकि मैं पीएचडी पे मैं अपना बेसिक रिसर्च वर्क कर चुका था, और वो एक अलग रिसर्च है कि वो मैंने किस चीज़ पे रिसर्च किया है, वो अच्छा खासा बड़ा काम है वो। तो फिर लोगों ने कहा कि नहीं, आप ऐसा करें कि आपकी पीएचडी से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो आपके पास एजुकेशन साइकोलॉजी है तो उसको यूज़ करें, पाकिस्तान जाएं और पाकिस्तान जाके फिर आप करिकुलम डिज़ाइन करें। और ये कब हुआ, किस एज में, और ये मैं मेरा ख्याल है उस वक्त तक 27 ईयर्स का हो और चुका ये था। टाइम पीरियड लेट 90s का? लेट 90s लेट 90s का। जी। और फिर आप पाकिस्तान मूव हो गए? जी 93-4 में अच्छा, ठीक है। मैं पाकिस्तान मूव हो गया। और उसके बाद फिर आप कंटिन्यूसली आप यहीं पर काम कर रहे हैं? फिर मैं यहाँ आया तो मुझे पता नहीं था, मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान आया था। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं बाहर ही पला बड़ा और वहीं से अमेरिका चला गया। तो मैं अच्छा खासा वेल सेटल था वहाँ पे, लेकिन फिर वो सोचा कि जब इतनी सारी फील्ड्स छोड़ी हैं तो मुल्क भी छोड़ के देख लेते हैं। अच्छा। तो फिर ये भी मैं करके देख लेते हैं। हाँ, ये भी करके देख लेते हैं। तो फिर मैं जब पाकिस्तान आया तो मुझे पता ही नहीं था कि क्या करना। तो फिर तो 6 महीने मैंने टैक्सी भी चलाई यहाँ पे। अच्छा। हाँ, कुछ करने को नहीं। उसकी वजह ये थी कि जो मेरे पास डिग्री थी या जो मेरे सर्टिफिकेट थे, तो जिस दिन मैंने अमेरिका से पाकिस्तान आना था तो उससे एक दिन पहले मैं अपने अपार्टमेंट की किचन की जो टेबल थी उसके ऊपर सारी डिग्रियां अपनी जला आया था। है जी। उसकी क्या वजह रही? बस अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। लेकिन दुनिया पैदा करने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स आपने वो भी जला दिए? अच्छा। तो वो मेरे पास 1993-4 के बाद से मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी नहीं है। अच्छा, तो अगर दुनिया आपको पहचानेगी तो वो कहेगी कि भाई इन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ। हाँ। और अब आप माशाल्लाह कई लोगों को पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो ये तो आपके ऊपर कोई केस बन जाएगा किसी दिन कि भाई आपकी अपनी क्या क्वालिफिकेशन है। तो जिसने नहीं यूज़ करना वो ना करे। हाँ, सही बात है। देखो, तो पाकिस्तान में अब 93 ऑनवर्ड्स या 90s ऑनवर्ड्स अब क्या क्या मसरूफियात आपकी रहीं, और फिर अब आप किस फील्ड को आपने तो फोकस फिर मैंने जब यहाँ टैक्सी चलाई तो कुछ अरसे के बाद मुझे एक स्कूल में नौकरी मिल गई। ठीक है। तो वो स्कूल में नौकरी मिल गई तो वो स्कूल में जो वहाँ के कंसल्टेंट थे उनको वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट मिला हुआ था। तो उन्होंने वो प्रोजेक्ट के लिए मुझे हायर कर लिया, और यूँ मैं वर्ल्ड बैंक में एज ए क्लर्क पहुँच गया। अच्छा। तो वर्ल्ड बैंक को कोई बंदा पाकिस्तान में नहीं मिल रहा था जो यहाँ पे उनके एजुकेशन प्रोजेक्ट्स को देखे। तो एक दिन जब मैंने देखा कि वो बहुत परेशान है, तो फिर मैं उनका जो हेड था यहाँ पे अमेरिकन, डॉक्टर केंट नॉल, उसके पास गया और मैंने उसको कहा कि यू नो आई हैव स्टडीड ऑल दिस, आई डोंट हैव द डिग्रीज बट आई नो व्हाट यू वांट टू डू। क्योंकि वो कम्पिटेंसी बेस्ड, स्किल बेस्ड एजुकेशन पाकिस्तान में लाना चाह रहे थे, रट्टे से हट के। ठीक है। तो उन्हें पाकिस्तान में उस तरह का कोई बंदा नहीं मिल रहा था। तो मैंने 2-4 नाम लिए कि भाई ये थ्योरी, वो थ्योरी, ये थ्योरी। तो वो ओवरनाइट मैं टैक्सी ड्राइवर से क्लर्क बना, और क्लर्क से मैं पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक का विदाउट एनी डिग्री कंट्री हेड बन गया एजुकेशन प्रोजेक्ट्स का। अच्छा। तो एक दिन पहले जिन लोगों के अंडर में मैं उनके मसवदे टाइप करता था तो मैं उनका बॉस बन गया। सही सही सही। तो आप ये इसको एक फ्लूक कहते हैं या अल्लाह ताला का प्लान कहते हैं कि जो कि आपको एक डिज़ाइन अल्लाह ताला ने वहाँ से आपको वापस भेजा और अब ये काम हुआ? बहुत अरसा पहले अमेरिका में मुझे फराग गोरखपुरी एक बहुत मशहूर शायर गुजरे, ठीक है, उनकी एक बात याद आती है। तो उन्होंने, हम लड़के बैठे थे, कॉलेज स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा यार क्या तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो मियाँ?
तो किसी ने बोला कि मैं तो बस ऐसे ही हूँ, बस ये कर रहा हूँ, तो तकदीर ही ऐसी है। तो उन्होंने जो जुमला बोला वो मेरा ख्याल है आज हर एक को वो एक जुमला, अगर इस पूरी गुफ्तगू का एक जुमला है ना, तो वो फ़राग और पूरी का याद हमें रखने की ज़रूरत है हर नौजवान को, क्योंकि पाकिस्तान के पास अंडर द 60% पॉपुलेशन, 8 करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन अंडर द 30 है। तो ये 30 अंडर द 30 की मैंने बात सुनी थी, आप नौजवान सुनेंगे तो उन्होंने कहा कि तकदीर क्या होती है भला? तकदीर हालात और मिजाज की रगड़ से पैदा होती है। हालात और मिजाज की रगड़ से। कोई एक सर्टन हालात होते हैं और आपका एक सर्टन मिजाज होता है, तो वो जब दोनों रगड़े जाते हैं तो उससे फिर एक डायरेक्शन सेट हो जाती है, एक तकदीर बन जाती है। तो एक वक्त तक मैं एज ए क्लर्क काम करता रहा, मैं अमेरिका वापस जा सकता था, मैं ना गया, टैक्सी भी चलाई ना गया, स्कूल में काम किया ना गया। मुझे वहाँ से लोग बुलाने आते थे, क्योंकि मैं बहुत साल इस्लामिक एसोसिएशन का भी वहाँ प्रेसिडेंट रहा था। ठीक है। मैं इकना इसना इन सब का मेंबर रहा था। सही। मैं अपना बिज़नेस कर रहा था और पाकिस्तानी एसोसिएशन जो थी मैं उसका भी प्रेसिडेंट रहा था। तो वहाँ से लोग लिटरली वहाँ से आ गए मुझे वापस ले जाने के लिए। तो मैं एक स्टेज पे वो नहीं किया मैंने, और फिर एक स्टेज पे जब मैंने देखा कि आज वो वर्ल्ड बैंक में झगड़ा हो रहा है, उन्हें नहीं बंदा मिल रहा, तो फिर मैं सामने आ गया। तो ये तो हालात और मिजाज की रगड़ है ना। सही। तो अब बिल्कुल जैसे कहते हैं आपकी अपडेटेड जो मैं फेसबुक टाइमलाइन भी देखता हूँ या आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस भी देता हूँ, आप बहुत सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करते हैं वीडियो की सूरत के अंदर, बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे होते हैं चीज़ें। तो उसके पीछे इसका मतलब है कि आपकी डिग्री से ज़्यादा आपके हालात और तजर्बात जो भी आपकी ज़िंदगी में हुए उसका अमल दखल है, मैं ये कहूँ। देखिए, अगर ये आपने इतना ज़बरदस्त सवाल किया कि मैं इसको और स्पेसिफिक कर देता हूँ। आपने देखा ना पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में बहुत फ्रेंचाइजीज़ आई हैं। मैकडोनल्ड आया, फिर हार्डीज़ आया, फिर ये आया, फिर वो आया, पिज़्ज़ा हट आया। आपको पता है आखिरी जो भी फ्रेंचाइज़ पाकिस्तान में खुली, मुझे याद भी नहीं, कोई पिज़्ज़ा एक जॉइंट था वो खुला, तो मेरी फैमिली ने मुझे कहा कि चलो वहाँ चलते हैं। ठीक है। जब वो वहाँ गए ना, अभी सोचने वाली बात है, ये 20 साल से वो मुझे एक ही सवाल पूछ रहे हैं, और 20 साल के बाद उन्होंने मुझसे पूछा, मेरी बेटियों ने, बाबा यहाँ पे भी आपने काम किया हुआ? तो मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा बाबा आप छोड़ते रहते हैं, इतने सालों से आप छोड़े, जो फ्रेंचाइज आती कहती है आपने काम किया, आपने इतना काम कैसे किया इन सारी जगहों पे? मैंने कहा अच्छा चलो मेरे साथ आओ। मैं उनके साथ उठा, मैं उनके काउंटर पे गया, मैंने उनको कहा यार ये जो वो सी थ्रू था ना उनका किचन, मैंने कहा यार वो जो डो जो तुम रखते हो बड़ी बकेट के अंदर जो डो रखते हो, वो अब यहाँ पे भी वो लेफ़्ट साइड पे कोने पे पड़ी हुई है या वो यहाँ डिफरेंट मैप है तुम्हारे किचन का? उन्होंने कहा नहीं सर वहीं पड़ी हुई है, आप तो कभी, ये तो पहला स्टोर है और हमने आपको कभी स्टोर में देखा नहीं, तो आपको कैसे पता? तो मैं आपको वेरी स्पेसिफिकली बताऊं, जो मैंने फ़ास्ट फूड में काम किया, जो मैंने अमेरिका में एज ए प्लम्बर काम किया, जो टैक्सी ड्राइवर के तौर पे काम किया, तो वो ज़्यादा काम करता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जो किताबें पढ़ी, किताबें सर मैंने, मेरा ख्याल है आखिरी 7,000 का मुझे काउंट पता है कि मैंने 7,000 किताबें पढ़ी हुई। 7,000 किताबें आपने पढ़ी हुई हैं? आराम से तसल्ली के साथ। प्लस ये 7,000 किताबों का काउंट मैंने 20 साल पहले का मुझे याद है, उसके बाद मैंने 20 साल से कितनी किताबें पढ़ी हैं नहीं मैंने। अच्छा, ये बताएं कि अब आपकी जिस तरह एक पूरी जर्नी है कि आपको शायद ये कभी जहन में आता हो कि जो आपकी कैरियर काउंसलिंग बहुत सारे तजर्बात के बाद हुई, वो शायद पहले हो जाती तो आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड, तो उसकी बुनियाद पे क्या आपने अब आगे जो अब आप काम कर रहे हैं उसमें कुछ डिसीजन किया आपने? कि फिर मैंने कैरियर काउंसलिंग अमेरिका में सीखी कि कैसे करते हैं। ठीक है। क्योंकि यही जो आप बात कर रहे हैं ना, ये मुझे भी आया यार, देखो इसकी वजह से मेरे कितने साल ज़ाया हुए। हालांकि वो ज़ाया नहीं हुए, अब मैं किसी इंजीनियर से भी बात कर सकता हूँ, बायोटेक्नोलॉजी का मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। बिज़नेस ज़ाहिर है, फिर जब मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया तो वो काम आया। तो वो नथिंग इज़ लॉस्ट, एवरीथिंग यू गेन एक्सपीरियंस, इट यू नो इट हैज़ अ वर्थ। तो मसला ये है कि जो मैंने सोचा कि भाई दूसरों को ये पाथ ना लेना पड़े, तो मैंने फिर कैरियर काउंसलिंग सीखी। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक तरीका है, मल्टीपल इंटेलिजेंस कहलाता है, उसको मास्टर किया वहाँ पे, फिर पाकिस्तान आया, फिर उसके क्वेश्चनर्स डिज़ाइन किए, फिर बहुत नौजवानों की मैंने कैरियर काउंसलिंग की इन लास्ट 25 ईयर्स। तो वो जब मैं काफ़ी की कैरियर काउंसलिंग करता रहा, तो अब जाके एक सहूलत ये आ गई है कि अब एक एल्गोरिथम बेस AI बेस्ड वेबसाइट दुनिया में आ गई है, बल्कि अब तो 2-3 आ गई हैं, जिस पे वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं,
बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पूछा करते थे, और वो एंड पे आपको बता देते हैं कि आपका कैरियर क्या होना चाहिए। किस एज ग्रुप का बच्चा वो फिल करता है? वो 14 से कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा। और मस्ट करना चाहिए। जैसे पोलियो के टीके हैं ना, बिल्कुल वैसी ही कैरियर काउंसलिंग है। क्योंकि ये कैरियर काउंसलिंग जब हम समझे कि मैट्रिक और इंटर वाले फेज़ में थे, तो हमें ये लगता था कि यार कैरियर काउंसलिंग, जब हमने एक सेशंस भी कुछ अटेंड किए कि भाई क्या होना चाहिए फला, तो हमें लगता था कि यार ये तुक्का है, या मतलब जिसे कहते हैं कि बस ये एक चीज़ है जी। कोई बहुत। लेकिन जो अब आप बता रहे हैं कि जी। अब ये इसके प्रोटोकॉल्स बन गए, और पूरे प्रोटोकॉल। तो अब आप क्या पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं उसको उन्हीं टूल्स के ज़रिए कर रहे हैं, या अपना आपने कुछ डिज़ाइन किया पाकिस्तान के नहीं हालात के नहीं, हिसाब से? वो मैंने पहले किया था। ठीक है। जब मैं खुद करता था, जब कॉपी पेंसिल से करते थे, तो पाकिस्तान के हिसाब से किया था। लेकिन अब वो जो वेबसाइट पे आप जाएं, personalitymax.com उसका नाम है, फ्री है वो। ठीक है। तो एड्स वगैरह चल रहे होते हैं, उनका बिजनेस मॉडल ये है कि वो एड से कमाते हैं। तो personalitymax.com पे आप जाएं, और आप वहाँ से जो करेंगे, तो मैं इतने नौजवान करते हैं, मेरे सामने करते हैं, पूरे पूरे स्कूल्स करते हैं। अच्छा। हाँ, एंड मास होता है अब तो। और जाहिर है हमने इंट्रोड्यूस कराया हर जगह। तो लेकिन ये कितना उसका ऑथेंटिसिटी या जैसे कहते हैं सक्सेस रेट क्या है? 100%। अच्छा। क्योंकि पहले जब वो लॉन्च हुई थी ना, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, जब वो लॉन्च हुई थी तो ये मेक श्योर करने के लिए कि इसके ऑथेंटिक जवाब हैं, जो बच्चा वो रिजल्ट लेके आता था ना, तो मैं उसको फिर खुद करता था। अच्छा, ठीक है। हाँ, ये चेक करने के लिए कि जो रिजल्ट वहाँ से लाया है वो है सही कि नहीं, और वो 100% है। अच्छा। ओहो, अमेजिंग। तो अब अच्छा, आपने क्योंकि आपने 20-25 साल से किया, लेकिन कभी आपको कोई ऐसा केस मिला कि नहीं यार, मैंने इन लोगों को रेकमेंड तो ये किया था कि आपकी ये फील्ड है, और उन्होंने वो फील्ड की भी, लेकिन उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो सके या कंप्लीट नहीं कर सके? देखिए, आज तक ये नहीं हुआ। अच्छा। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे साथ अक्सर ऐसा हुआ कि मैं कहीं बैठा हुआ हूँ, 20 साल पहले मैंने किसी की कैरियर काउंसलिंग की, तो मैं कहीं बैठा हुआ हूँ, एक लड़का, अभी बल्कि कुछ दिन पहले मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा, एक लंबा चौड़ा लड़का आया, 6 फीट का, बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट था, डिफेंस में कोट टाइप पहनी हुई। उसने कहा, सर आई नो यू हैव नॉट रिकग्नाइज्ड मी। मैंने कहा, नहीं, आई हैव नॉट। तो उसने अपना नाम बताया। उसने कहा, सर आई डोंट नो 14-15 years old and I wanted to go into business and my parents wanted to send me into medical college। आपने मेरी कैरियर काउंसलिंग की, और मुझे आपने मेरे पेरेंट्स को कहा कि भाई इसका बिजनेस फील्ड है, और वो भी फाइनेंस है, इसको जो भी फील्ड तुमने चूज़ किया उसमें मत भेजो। तो उन्होंने आपकी बात सुनी, एंड टुडे आई एम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अ मुदारबा। अच्छा। और ये मेरे साथ अक्सर होता है। मैंने डॉक्टरों को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाया, चार्टर्ड अकाउंटेंट को डॉक्टर बनाया, और सब कामयाब। हाँ, ये ज़रूर होता है कि देखिए, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे बच्चों को ना एक्टिविटीज़ नहीं मिलती, तो वो कन्फाइंड होते हैं, बड़ी नैरो बैंड में रहते हैं ना, तो वो उनके जो दिमाग के मुख्तलिफ पोर्शन है ना, जिनका हमने असेस करना होता है कि इनका कौन सा डेवलप, वो सोए हुए होते हैं, डोरमेंट होते हैं, स्लीपिंग बैग में होते हैं। तो फिर हम उनको कहते हैं, यार इस बच्चे को कोई एक्सपोजर तो दो, इसके माइंड में कुछ आए तो, ताकि फिर हम इसको असेस कर सकें। तो वो कहते हैं, जी क्या करें, मैं इनको बाहर ले जाओ, वहाँ ले जाओ, आर्ट दो, रीडिंग के लिए दो, फलां जगह ले जाओ, पहाड़ पे ले जाओ, दरिया पे ले जाओ। तो फिर जब वो दोबारा आता है 6 महीने बाद, तो फिर बिल्कुल सही हो जाता। सही सही। लेकिन अब ये जिस तरह आपने किसी की कैरियर काउंसलिंग की और उसको आपने कोई बात बताया कि भाई अब आपका ये डायरेक्शन है, क्योंकि उमूमन पाकिस्तान में तो एक अरसे तक अभी भी ये होता है कि क्योंकि वालिद साहब डॉक्टर हैं तो बेटा या बेटी भी डॉक्टर होंगे, भाई ने बड़े ने इंजीनियरिंग की है तो दूसरे भाई ने भी इंजीनियरिंग की है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा है तो वो पूरी फैमिली चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ ही जाएगी। लेकिन आपको ये पता लग गया कि भाई ये जो फला बच्चा है इनकी फैमिली का, ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं बल्कि स्पोर्ट्समैन बन सकता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ गई कि उसके पास स्पोर्ट्समैन बनने की ना यहाँ पे कैपेसिटी, या यहाँ पे जैसे कहते हैं कि सिस्टम्स ऐसे हैं कि वो नहीं बन सकता। तो क्या ये फ्रस्ट्रेशन की तरफ नहीं उसको ले जाएगी कि यार देखो मेरी कैरियर काउंसलिंग ये थी, अब मैं स्पोर्ट्समैन बन नहीं सकता ड्यू टू सम रीज़न, और अब मुझे दोबारा वही चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी पड़ी, तो वो क्या डिप्रेशन की तरफ नहीं जाएगा वो बच्चा? देखिए, मैं आपको इसमें, ये इतनी अहम बात है, मैं आपको इसमें बिल्कुल स्पेसिफिक बात बताता हूँ, और इसमें एक छोटा सा स्टेटमेंट है। इस वक्त दुनिया की जो सिचुएशन है ना बिज़नेस और जॉब की, वो ये है कि अगर दुनिया में एक ही फील्ड की सिर्फ 100 करोड़ जॉब्स हैं, लेकिन वो फील्ड आपकी नहीं है ना, तो आप उसमें घुस जाएं, आप कामयाब नहीं हो सकते। सही। इतनी तेज़ी से हर फील्ड इवॉल्व हो रही है। और अगर
आप एक फील्ड करके निकले हैं और उस फील्ड की पूरे ग्लोब के 200 मुल्कों में एक भी जॉब नहीं है, लेकिन वो फील्ड आपकी है ना, तो आप अपनी जगह बना लेंगे। सही सही। क्योंकि अब टाइम आ गया है दो चीज़ों का, एक है क्रिएटिव वर्क आप कितना करते हैं किसी भी फील्ड का, और दूसरा ये कि आप उस फील्ड की कंटिन्यूस लर्निंग कितनी करते हैं। और ये दोनों काम सिर्फ तभी हो सकते हैं जब आपका एप्टीट्यूड उस फील्ड का हो। बिल्कुल, और एप्टीट्यूड जज करने के लिए अब ये टूल्स आ गए। टूल्स। ठीक ठीक। तो जब ये टूल्स आ गए तो जो पाकिस्तान या पूरी दुनिया भर में जो कैरियर काउंसलिंग के इदारे हैं, क्या वो बंद नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे तो है। लेकिन उस वो फिर अब उनका समझें कि मीन्स ऑफ बिजनेस क्या होगा? देखिए ना, नई टेक्नोलॉजीज़ आ जाती हैं, बहुत सी और चीज़ें आ जाती हैं, जो कि आप बहुत सी और फील्ड्स होती हैं जो बिल्कुल ऑफ होती हैं। यानी अब आप ये सोचिए ना कि जब गाड़ी ईजाद हुई 1910 में, या मॉडल टी फोर्ड ने बनाया 1920 में, तो उससे पहले जो घोड़ों की नाले बना रहे थे, तो वो फिर उसके बाद क्या कर रहे थे? सही सही। उसके बाद वो ज़रूर कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, क्योंकि घोड़े में मुश्किल से 10 पार्ट्स हैं, एसेसरीज जो उसमें लगती है, उसकी काठी लगती है, दांत में लगता है, पाँव में लगता है, और गाड़ी में 4000 पार्ट्स हैं। तो नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, नई जॉब्स खुलती हैं। अच्छा, ये जो अब पूरी दुनिया एकदम से चेंज हो गई और विद द एडवेंट ऑफ एआई एंड चैट जीपीटी, ठीक है, तो अब आप क्या देख रहे हैं कि ये जो जॉब्स चेंज होने के हवाले से या समझे काम ख़त्म होने के हवाले से मैं देख रहा हूँ, बहुत सारा एक तबका है और पूरी दुनिया इसको एज अ थ्रेट ले रही है कि यार चैट जीपीटी हमारी जॉब्स खा रही। और उसमें एक रेहान अल्लाहवाला साहब से भी मेरी पॉडकास्ट हुई, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें बताई कि आप ये कर सकते हैं और ये कर सकते हैं। लेकिन अब इस सवाल से हट के, चैट जीपीटी फॉर सेल्फ डेवलपमेंट या फॉर प्रोग्रेशन इन माय करियर, ये मैं कैसे कर सकता हूँ? सर देखिए ना, चैट जीपीटी तो एक है ना, वन ऑफ AI वन ऑफ थाउजेंड्स, नहीं, वन ऑफ फोर मेजर, बिल्कुल जी मेजर जो है ना। अच्छा, जो टूल्स हैं वो अलग हैं। पहले ये समझ लेते हैं, ये जो थाउजेंड्स है ना, ये आपकी बात सही है, तो मैं बताता हूँ कि वो कैसी है। देखिए, AI की दो फील्ड्स हैं, ठीक है। सबसे पहले तो अब हर फर्द को ये समझने की ज़रूरत है, जैसे हमें प्राइमरी में पढ़ाया गया था ना, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, दुनिया में दो चीज़ें हैं ना, लिविंग और नॉन लिविंग। उसी तरह AI में दो फील्ड्स हैं, ठीक है। एक है लैंग्वेज मॉडल और एक है टूल्स, ठीक है। लैंग्वेज मॉडल को 4-5 ही हैं, और टूल्स जो है ना, वो अभी मैं काउंट आखिरी देख रहा था, 5000 प्लस हो गए हैं। तो वो आपकी बात सही है। अब ये लैंग्वेज मॉडल क्या है और टूल क्या है? लैंग्वेज मॉडल वो सिंपल सा बॉक्स है जिसके अंदर आप कुछ अपना आइडिया जनरेट करवाते हैं, तो वो आपको हेल्प करता है, जनरल आपको गाइडलाइन देता है, ये यूं करो, ये यूं करो, ठीक है। और वो जो आपको मशवरा देता है ना, वो मज़हब से लेके, यानी मेरे पास उलमा के पूरे वफ्द आते हैं। अच्छा। हाँ, अपने इस्लाम में इसका यूजेज सीखने के लिए, और मैं उनसे डिबेट करता हूँ। मैं कहता हूँ भाई, मैं और मेरी AI होगी, आप मेरे सामने बैठ जाओ। और आखिरी दफ़ा 12 उलमा आए, तो मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। हमने इस टॉपिक एक लिया कि ये जो आर्टिफिशियल मीट आया है, इसके ऊपर क्या होना चाहिए फतवा, और हमने डिस्कशन शुरू की। बड़ा कंटेम्प्रेरी इशू है आज का। हाँ, बिल्कुल कंटेम्प्रेरी। सही है। तो उन्होंने कहा, और सारे उलमाए देवबंद थे, अपने एक स्कूल ऑफ थॉट, अब ये जहन में रखें, देवबंद के जो सबसे मशहूर और बड़े हैं मौलाना तकी उस्मानी हैं। तो मैंने कहा यार, मैं अपनी राय नहीं देता। उन्होंने कहा जी, इस पर ये राय हो सकती है, ये राय हो सकती है, ये राय हो सकती है। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं अपनी राय नहीं देता, मैं AI से पूछूंगा कि मौलाना तकी उस्मानी ने अब तक इसके ऊपर क्या राय दी है, और उनको नहीं पता था। और जब मैंने उनको उसमें डाला, तो AI ने मुझे बताया कि मौलाना तकी उस्मानी ने इसके ऊपर ये राय दी है। ठीक है। और उसमें नीचे लिखा था फ़िक़्हुल मासरा। तो उन्होंने कहा यार, ये तो फ़िक़्हुल मासरा तो कोई किताब ही नहीं मौलाना तकी उस्मानी की, तो ये तो गलत है। हो गया। हाँ, गलत हो। तो क्योंकि मासरा कहते हैं करंट को, आज का कंटेम्प्रेरी। उन्होंने कहा देखिए, ये फ़िक़्हुल मासरा अपने से बना रहा है कि कंटेम्प्रेरी फ़िक़्ह, ये तो उनकी कोई किताब नहीं। तो मैंने कहा भाई, पूछ लेते हैं कब पब्लिश हुई है, कहाँ से पब्लिश हुई, क्या है। तो जब उसका पूछा तो वो किताब निकली, उनको पता ही नहीं था, 12 लोगों को नहीं पता था। यानी AI उनसे कहीं ज़्यादा उनके अपने मसलक में अपडेटेड थी। और इसी तरह इंजीनियरिंग में, इसी तरह साइकोलॉजी में, कौन सी फील्ड है जिसकी इंफॉर्मेशन आप
AI से, चैट GPT, बार्ड से नहीं ले सकते। अब इसमें जो ख़ास बात यह है कि आपको AI यूज़ करनी आनी चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, भी मेरा अगला सवाल हो सकता है, किस तरह मतलब? ये पूरी ट्रेनिंग है, और ट्रेनिंग बस एक ही रह गई अब कि आपको AI को यूज़ करना है। और अगर किसी ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग नहीं ली, और मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, मुझे तो आ गई, मैं तो ये करता हूँ वो करता हूँ, तो आपको 0.0001% भी AI यूज़ करनी नहीं आई अगर आपको पता नहीं कि AI से काम लेते कैसे। लेकिन ये तो बड़ी है ना कि यार ये तो बहुत ही आसान चीज़ है, ये क्या जगह जगह दुकान खोल के बैठ गए हैं, चैट GPT सिखा रहे हैं, इसका क्या मतलब? तो ये ज़रा एक्सप्लेन करें कैसे। देखिए, AI जो है ना, उसमें जब आप काम करते हैं ना, तो उसके 3 स्टेप्स होते हैं। अच्छा। ठीक है, पहले आप कुछ सोचते हैं, फिर जो आपने सोचा है वो आप AI से पूछते हैं। ठीक है। वो जो पूछने का तरीका है उसको प्रॉम्प्टिंग बोलते हैं। और फिर जो AI आपको बताती है, फिर आप उस पर अमल करते हैं। और जब आप उस पर अमल करते हैं तो उससे फिर जो नताइज अखज़ होते हैं वो फिर आप सोचते हैं। सही है। फिर आप सोच के दोबारा AI से पूछते हैं। अब मसला ये है कि ये एक मुँह ज़ोर घोड़ा है, ये एक F-16 है, ठीक है, ये एक बॉम्ब है, इसको चलाने के लिए कोई चाहिए, और वो है आपका दिमाग। ठीक है। आपने पहले कुछ सोचना तो है ना। अब सोचे बगैर आप मौसम पूछेंगे उससे, और पूछेंगे कि मैंने जूते कौन से ख़रीदने हैं और फ़लाँ फ़र्द क्या कर रहा है और कर रहा है, तो वो तो फिर आपको आम से जवाब देगा ना। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास AI से पूछने के लिए कुछ है ही नहीं। हमारे पास कोई ड्रीम ही नहीं है, हमारे पास कोई विजन ही नहीं है। तो इसके लिए पहले आप जाएं, इकबाल की शायरी पढ़ें, तो चाही हैं बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, तो ए ज़मीर मकां असीर मकां ला मकां से दूर नहीं, ये जलवा गाह तेरे खाकदां से दूर नहीं। पहले आप अपना विजन ब्रॉड करें, पहले आप थिंक बिग करें। जब आप थिंक बिग करें, बहुत बड़ा सोच लें। देखिए, पहले मसला ये होता था कि वो जो ड्रीमर्स होते थे, जो बिग सोचते थे, उनको पता नहीं होता था कि वो इसको रियलिटी में चेंज कैसे करें। ये उनके लिए बनी है, उनका फ़ायदा है। वो उस पे जाते हैं, वो आई एम ड्रीमिंग टू क्रिएट समथिंग दिस बिग, समथिंग लाइक दिस, गिव मी अ प्लान। तो वो आपको निट्टी ग्रिटी एक एक प्लान देता है कि अब ये करो। अब सिर्फ अगर आप ड्रीमर हैं और आपने उसको प्लान की शेप में ले लिया तो फ़ायदा फिर भी नहीं है। फिर आता है वही इकबाल वाला, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। फिर आप वो बंदे हों जो उस प्लान का प्रिंट आउट निकालें या उसका मोबाइल में देखें और उसकी एग्जीक्यूशन शुरू करें। सही। और और उसकी एग्जीक्यूशन में जहाँ आपको पास रुकावट आए, फिर आप दोबारा सोचें। अब लोग सोचते साचते हैं नहीं। देखिए, मेरी क्या रूटीन है? मेरी रूटीन है कि मैंने सुबह, मेरे एक रूटीन सेट की हुई है जब से AI आई है। मैं सुबह 6 बजे से 12 बजे तक सिर्फ सोचता हूँ कि 12 बजे मैंने उठ के AI से क्या पूछना है। अच्छा। और सब लोग ऐसे जो इसके मास्टर्स हैं वो ऐसे ही काम करते हैं। दे कीप थिंकिंग एंड थिंकिंग एंड थिंकिंग, एंड वंस दे कम अप विद अ ग्रैंड प्लान, देन दे सिट ऑन इट एंड देन दे डिज़ाइन अ होल प्रॉम्प्ट, गिव इट अ कंप्लीट डिटेल। एक एक चीज़ जो उन्होंने सोची होती है ना, वो उसको मुंतकिल करते हैं और फिर उसको कहते हैं कि मैंने ये करना कैसे, फिर वो आपको बताता है क्या करना। और फिर ये नहीं कि आपको वो एक प्लान मिल गया तो आप दोबारा जाके सोफे पे, मैं तो सोफे पे ऐसे लेट रहा था 6 से 12, और अगर आप मेरे घर आएंगे तो मेरे घर वाले आपको ये कहेंगे वो बाबा बिजी है ना अभी, तो आपने ऐसे खिड़की से देखा तो मैं सोफे पे सोच रहा हूँ। तो बिकॉज वी डोंट वैल्यू थिंकिंग एज सम काइंड ऑफ एक्टिविटी, यू नो। तो 12 बजे उठ के फिर उस पर डाला, फिर पूरा प्लान मिला, फिर अब सोफे पे नहीं जाना, अब एग्जीक्यूशन शुरू। अब एग्जीक्यूशन शुरू है ना। और ये एन इस्लामिक है। देखिए ना, अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में जाते रहे कि क्या करना है, सोशल इनजस्टिस है, कुफ्र है, हर तरफ तारीकी फैली हुई। सोच रहे हैं, कई कई हफ्ते जा रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, और फिर जब एक दफ़ा जिब्रील लाया आ गए और प्लान दे दिया तो फिर दोबारा तो गार हिरा में नहीं गए ना, दोबारा नहीं गए। अब देखें ना, गौतम बुद्धा इतनी बड़ी शख्सियत, सब कुछ, इतने साल रहा, आया कपल वस्तु वापस आया पैलेस में, लोगों ने उसको माना कि यू आर समबडी, और वो छोटी सी बात करके वापस जाके दरख्त के नीचे बैठ गया। और हमारे नबी गारे हिरा में नहीं गए, बल्कि इसरा पे जब मिराज पे गए तो वहाँ पे भी ये नहीं डिमांड की कि मुझे यहीं रहने दो, मैंने नहीं जाना। ज़रा तसव्वुर करें एग्जीक्यूशन की तरफ। हाँ, एग्जीक्यूशन तो वो हमारी बहुत वीक है, हम एग्जीक्यूट नहीं करते फिर। अच्छा राइट साहब, एक चीज़ ये भी कही जाती है कि चैट GPT के तरह के और भी टूल्स हैं, लेकिन चैट GPT के पास कोई 2020 तक का या 2021 तक का कोई डेटा है,
और वो इतना अपडेटेड नहीं है। तो ये बात कहाँ तक और क्या इसकी एक्यूरेसी है, और दूसरा ये कि इसके अलावा फिर हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? जी, देखिए आपके पास 4 बड़े ऑप्शंस हैं। एक चैट जीपीटी का, पहले नाम बता देता हूँ, फिर दोनों सबके फ़र्क बता देता हूँ। चैट जीपीटी का, फिर आपके पास बार्ड है जो गूगल का है, फिर आपके पास परप्लेक्सिटी है। परप्लेक्सिटी, जी, और फिर आपके पास क्लॉड है। सही है। ठीक है, अब ये 4 हो गए ना, चैट जीपीटी, बार्ड, परप्लेक्सिटी और क्लॉड। जो चैट जीपीटी है ना, वो सिर्फ 20-22 जो आपने बोला ना, 20 या 20-22 क्या बोला, 22 2020 या 2020 है मेरा ख्याल है जी। उसके पास करंट नहीं है। ठीक है। लेकिन जो चैट जीपीटी की स्ट्रेंथ है ना, वो उसकी एनालिटिकल पावर है। अच्छा। ओह, ये जो बाकी के 3 नाम लिए ना मैंने, इनका उससे कोई पासू का भी मुकाबला नहीं है। अच्छा जी, तभी चैट जीपीटी इज़ मोर पॉपुलर Exactly. हर एक के ज़बान पर है। यानी कि मैं हर दिन ये सोच के सेम प्रॉम्प्ट बाकी 3 में भी डालता हूँ कि शायद ये एनालिटिकल पावर में वहाँ आ गए हैं, वो नहीं आए हुए। अच्छा। नहीं, करीब भी नहीं। पता नहीं उन्होंने क्या किया चैट वालों ने कि जो जिस लेवल पे चैट जीपीटी सोचता है, ये बाकी 3 नहीं सोच पा रहे अभी तक। अच्छा। हाँ, पता नहीं उनकी क्या साइंस है। लेकिन उनके पास करंट डेटा है? डेटा नहीं है। उनका डेटा भी नहीं है। तो 20-20 से पीछे का सोचे ना आप। हाँ, अच्छा, अब इसका भी हल है। अब इसका हल ये है कि नेक्स्ट पे आ जाते हैं बार्ड पे। बार्ड इज़ अपडेटेड टू द मिनट। अच्छा, ठीक है। यानी एक दिन मैंने ऐसे उसमें डाला 12 बजे कि व्हाट चाइनीज़ प्रीमियर प्राइम मिनिस्टर शेंग जी इज़ डूइंग दिस मॉर्निंग, और उसने मुझे बताया। ओके ओके, सही। यानी जाहिर है जो भी प्रेस रिलीज़ वगैरह जो सब भी वहाँ उसके की ले रहा है। ब्रीफिंग उसके पास थी, उसने सब बता दी। ठीक है। एक दिन पीछे का बता दें, किसी का पूछ लें एक दिन पीछे का, वो आपको बता देगा। वो आप डेटा लें वहाँ से और चैट जीपीटी में डाल के अपना काम कर लें। लेकिन उस डेटा की बुनियाद पे बार्ड बहुत ज़्यादा अच्छा आपको वो नहीं देता सोल्यूशन। एनालिटिकल नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ भाई, फरवरी या जैसे कहते हैं अभी जुलाई अगस्त 2023 के अंदर कौन सी इन्वेंशन हुई है और उसकी क्या इम्प्लीमेंटेशन है, तो इन्वेंशन तो वो बता देगा, इम्प्लीमेंटेशन में कमज़ोर हो जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल। जैसे मैंने बार्ड से ये पूछा कि जो पाकिस्तान में वेदर चेंजेस आ रही हैं करंट, जी, उसके हिसाब से ये सितंबर के महीने में बेस्ट वेजिटेबल लगाने की कौन सी वेजिटेबल्स हैं जो बेस्ट लगेंगी, ठीक है। इसके बारे में जो रिसेंट रिसर्च हुई है तो वो मुझे बता दो। तो उसने कहा जी पहले खीरा नहीं लग सकता था, अब खीरा आप कराची में इस वक्त लगा सकते हैं। अच्छा, अब ये पूरी वही है जो अभी आप पहले भी हम बात करें यूज़ कैसे, यानी जहाँ मैं रहता हूँ उसके बराबर में 0.5 एकड़ ज़मीन बिल्कुल फारिग पड़ी थी, बिल्कुल बंजर ही, और ऐसी कि आप हाथ लगाए ना तो मट्टी कम आए और कंकरियाँ ज़्यादा हाथ में आए। तो मैंने अपने जो इलाके की कॉलोनी जिसमें मैं रहता हूँ, जिनका वो लैंड है, उनको कहा यार ये मुझे दे दो। और उन्होंने कहा जी आप क्या करेंगे? मैंने कहा मैं यहाँ सब्जियाँ उगाऊंगा। तो हंसने लगे होंगे। हो उन्होंने तो मुझे मजाक, हाँ ही सर हमारी फ़लाँ जगह ज़मीनें हमारी फ़लाँ हैं। वो चूँकि एयरफोर्स का इलाका है, वहाँ पे उनको ज़मीनें मिली हुई हैं इलाकों। सर हम तो पंजाब से आए तो हम तो ये करते तो वो करते। मैंने अभी तक एक लफ्ज़ भी नहीं डाला था एआई में। मैंने कहा भाई मैं आपसे कह रहा हूँ आप मुझे दे दो, ले लें सर, आप कर लें जो करना कर लें। तो मैंने वो 0.5 एकड़ का पहले तो बाड़ में से निकाल लिया कि सब्जियां कौन सी लगनी है, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन ली और वो ले जाके चैट में डाली कि ये ज़मीन का टेक्सचर है, ठीक है, ये मेरा महीना है, इसमें किस साइज़ के गड़े में किस कंपोजिशन की मैं सॉइल डालूं कि उसमें खीरे की बेलें उगाएं। और जो फिर उसने पूरी कंपोजिशन बना के दी, कितना डीप गड़ा होना चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए, पूरी डिटेल। पूरी डिटेल। और अब वहाँ मैं खेत लगा रहा हूँ। अच्छा। जो सदियों से ज़मीन फारिग पड़ी हुई थी। वाह ज़बरदस्त। तो ये तो प्रैक्टिकल जैसे कहते हैं रिजल्ट्स हैं उसके। प्रैक्टिकल। ठीक 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 ठीक। अच्छा, अभी वो बात हो रही थी तो बार्ड में ये बात है, वो हो गई। परप्लेक्सिटी जो है ना अगला, उसके पास भी करंट इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, जी ठीक है। वो बार्ड से बेहतर इसलिए है कि वो आपको 2 चीज़ें करता है। एक तो आपको सारी वेबसाइट्स देगा और वीडियोस के लिंक्स देगा बने बनाए कि अगर आपने इस फील्ड की पूरी ट्रेनिंग लेनी है ना तो ये बेस्ट वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है, ये जाके देख लें। अच्छा, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 ये, और बड़ा मज़े का काम है, अमेजिंग वर्क, कि आपने जो उससे काम पूछा उसने उसकी तफसील दी, उससे रिलेटेड जो और मैक्सिमम कोई सवाल हो सकते हैं ना
वो भी उसने आगे दे देता। रिलेटेड क्वेश्चन दे देता है। मिसाल के तौर पे मैं एक बड़ी सिंपल सी एक्टिविटी करता भी हूँ, कराता भी हूँ। मैं लोगों को कहता हूँ अपनी आइज़ बंद करो और ऐसे चक्कर लगाओ और आइज़ खोलो और जो पहली चीज़ नज़र आए ना उसके ऊपर सर्च करो। तो मैंने खुद किया ना, तो मुझे सामने फूल के ऊपर बी बैठी नज़र आई, तो वो मैं आया और मैंने परप्लेक्सिटी में डाला। मैंने कहा अबाउट बीस, उसने सारा बीस के बारे में बता दिया और ऊपर बता दिया कि 20 पालनी है तो यहाँ जाएं, 20 की डिजीज़ के बारे में पूछना है तो इस वेबसाइट पे जाएं, शहद कैसे प्रोसेस करते हैं यहाँ जाएं। ये उसने एक काम किया। दूसरा जो नीचे काम किया ना, उसने सवाल 20 का हिस्ट्री में कहाँ जिक्र आया है, 20 इकोनॉमी पे कैसे काम करती हैं। अब आपने कहा जी हिस्ट्री में कहाँ जिक्र आया है, ये अब मुझे बताओ। उसने आपको सारी समरी दे दी। उसके बाद उसने बताया कि 20 जो हैं प्री हिस्टोरिक टाइम में कैसे होती थी, ये भी एक सर्च का टॉपिक है। तो हर टॉपिक के अराउंड वो 4 सवाल आपको मज़ीद देता है जो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ठीक है। और फिर ये जो नया आया है अभी मोस्ट रिसेंट, वो है क्लॉड। क्लॉड उन्होंने ह्यूमनिस्टिक एआई बनाई है कि वो एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ ह्यूमन बीइंग आपको बड़े सॉफ्ट से एज अ ह्यूमन बीइंग जवाब देता है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। चैट जीपीटी के जवाब जो है ना बहुत ही एनालिटिकल और टू द पॉइंट होते हैं, उसमें ह्यूमनिस्टिक एंगल नहीं होता। तो ये 4 हो गए। और फिर टूल्स हैं, वो हर फील्ड का अलग टूल है और वो रोज़ तकरीबन 26 नए एआई टूल्स लॉन्च हो रहे हैं दुनिया में। टूल्स लॉन्च हो रहे हैं और हम अभी एआई सीख रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बाज़ दफ़ा चैट जीपीटी से ये वाली उसके पास कैपेबिलिटी मुझे लगता है नहीं है, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि मैं कोई उसको लिंक दूं कि भाई ये लिंक है या ये बुक है, इसको पढ़ो और इससे जवाब दो। उसके डेटाबेस में या उसके जहन में अगर पहले से वो बुक होगी तो वो कर देगा। मिसाल के तौर पे कोई मशहूर ऑथर की कोई मशहूर किताब है, वो उसके ऊपर मुझे समरी दे देगा। लेकिन अब मेरे पास कोई किताब है जो कि लेटेस्ट आई है, ठीक है, मैं कहता हूँ यार इसकी ना मुझे ब्रीफ चाहिए, सर हियर इज़ द लिंक, आप इसको पढ़ें और दें। चैट जीपीटी क्या ये कर सकता है? क्लाउड करता है। ये क्लाउड करता है, चैट जीपीटी नहीं कर सकता। चैट जीपीटी के पास जो बस इन्फॉर्मेशन है वो, मतलब मैं इन्फॉर्मेशन फीड नहीं कर सकता उसको। वो कहता है भाई आप मुझे टाइप कर दें, लेकिन मैं लिंक से जाके नहीं पढ़ सकता। और लेकिन एक जो मुझे थोड़ा सा लगा है वो कि जब मैंने कुछ उसको उर्दू का एक फ्रेज़ दिया एक बुक का कि भाई ये 4 पेज है और इसके अंदर इसकी बुनियाद पे इसको पढ़ो और इसकी बुनियाद पे मुझे एक कोई शॉर्ट स्टोरी लिख दो जो कि एक ड्रामे की सूरत के अंदर हो। मैं कहता है ना स्क्रिप्टिंग या फिल्मिंग भी कर सकता है। तो उसने वो बहुत अच्छी नहीं की। तो क्या ये मेरे प्रॉम्प्ट का मसला हो सकता है या ये चैट जीपीटी? नहीं, प्रॉम्प्ट का मसला। उसको मैं कैसे इंप्रूव करूं फिर? देखिए वो आप थोड़ा सा कोई एक चंद वीडियोस है ना यूट्यूब पे, ठीक है, वो देखें हाउ टू डू प्रॉम्प्टिंग। ठीक है। प्रॉम्प्टिंग के ना बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं, हमें वो नहीं पता होते। अब वो बड़ी लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, उस पर बहुत वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हैं। ठीक है। प्रॉम्प्टिंग की चंद वीडियोस देखे बगैर प्रॉम्प्टिंग शुरू नहीं करें, आप अपना टाइम ज़ाया करें। और फिर होता पता क्या है, फिर वो हम फिक्सेशन हो जाती है। अब लोग जिन्होंने बगैर ट्रेनिंग के प्रॉम्प्ट यूज़ किया ना, वो बिल्कुल उन्होंने ऐसे किया है कि F-16 को उन्होंने रनवे पे चलाया है 4-8 घंटे, वो उड़ा तो नहीं है। तो आगे कहा यार ऐसे F-16 के शोर डाला हुआ है, वो चलता फिरता इधर उड़ता उड़ता तो कोई है नहीं। भाई आपको उड़ाना नहीं आता, तो आप इब्तिदा ही राइट करें, पहले वीडियोस देखें। मैंने जिस दिन मुझे इसका पता चला था एआई का, मैंने खोल के यूज़ नहीं किया था। ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर है मेरी ट्रेनिंग हुई है ना, एजुकेशन साइकोलॉजी की फील्ड है मेरी। I never touch something which has loss of potential before I know a lot about it. So I don't create a negative image about it. ये सभी लोग ऐसे करते हैं, हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता। ओ जी पकड़ा और कुछ भी नहीं है, राय कायम की और फौरन ऐसे ही है। अब आम लोग मतलब बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जब कोई ऐसी चीज़ होती है तो हम कहते हैं यार सॉरी चैट जीपीटी इज़ नॉट द वे टू गो। लेकिन आप कह रहे हैं कि प्रॉम्प्टिंग बेहतर हो जाए तो वो हो जाता है। अच्छा सर, अब ये बताएं कि एक आपका काम उसके हवाले से भी मैं देख रहा था कि लिटरेसी के हवाले से, जो कि हमारा एक इलिटरेसी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है, उसको एड्रेस करने के लिए आपने कहीं मैंने सुना कि आपने ये कहा कि आप बहुत कम वक्त में बहुत सारी क्लासेस आप पढ़ा देते हैं ताकि लोग, तो उसकी ज़रा थोड़ी सी स्टोरी बताएं। वो ये है कि 2.5 घंटे रोज़ाना की तरतीब पे आपको हम किताबें देंगे और आप 3 महीने में उर्दू लिखना पढ़ना सीख जाएंगे। दिस इज़ फॉर चिल्ड्रन और ग्रोन अप्स? 8 ऑनवर्ड, 8 साल से बड़ा का कोई भी। ठीक है। 8 से 80, हम बोलते हैं 8 से 80 सही है का कोई भी फ़र्द वो इसको पकड़े और 3 महीने में उर्दू लिखना पढ़ना इस लेवल पे कि अखबार पढ़ लेगा और ख़त लिख लेगा। ठीक है। इस पे कोई 4 लाख से ज़्यादा लोग अब तक पढ़ चुके हैं पाकिस्तान में। आपके थ्रू? हाँ,
अच्छा, हाँ, इस वक्त भी पाकिस्तान में जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कुछ 1400 सेंटर चल रहे होंगे ऑल ओवर पाकिस्तान। ऑल ओवर पाकिस्तान। अच्छा, ठीक है। और इसके नेक्स्ट स्टेप के ऊपर और नेक्स्ट क्या स्टेप के ऊपर फिर अगले 3 महीने में अंग्रेज़ी आ जाएगी। ठीक है, इसी की बेस करके 3 महीने में अंग्रेज़ी आ गई। 2.5 घंटे रोजाना पढ़ाएं। 2.5 घंटा ठीक है, रोज़ाना। उसके बाद ये है कि 6 महीने में आप प्राइमरी पास कर लेंगे। 5 साल की एजुकेशन 6 महीने में हो जाएगी। जी। कैसे, मतलब वो किताबें हमने डिज़ाइन ऐसे की हैं। अच्छा, हाँ, उसको वो साइंटिफिकली काम किया है कि इंग्लिश है तो क्लास 1 से लेके 5 तक के सारे कॉन्सेप्ट एक बुक में, साइंस के सारे एक बुक में, इस्लामियत के सारे। ओवरबर्डन तो नहीं होता कुछ बंदा? भी नहीं, कुछ। अच्छा, हमारा जो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है ना 1 to 5 का, वो फ्लॉड है। उसमें 6 महीने ही लगने चाहिए। ओके, ये हमने सो कॉल्ड, सॉरी स्लैंग वर्ड है, टोपी ड्रामा किया हुआ है कि हम उसको 5 साल वहाँ भेज रहे हैं, वरना वो 6 महीने का सिलेबस है। ठीक है। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि इसमें आपको किसी के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब आपको ये सारे लेसन, हर पेज का लेसन व्हाट्सएप पे मिल जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 साल के अंदर जी। उर्दू भी आ जी। जाएगी, इंग्लिश भी आ जाएगी और प्राइमरी भी हो पास जाएगी। करें, घर छोड़े बगैर। यानी हम जानते हैं, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, एक लड़का पेंचर शॉप पे बैठा हुआ है और जब पेंचर गाड़ी नहीं आती तो उसने मोबाइल खोला हुआ है और वो साथ लेसन देख रहा है, वीडियो देख रहा है और किताब कर रहा है, और उसने इंग्लिश तक पहुंच गया, प्राइमरी में एनरोल्ड है। अच्छा, प्राइमरी हो गई 1 साल के अंदर। नेक्स्ट ये है कि अगर वो आगे जाना चाहे तो उसके पास 2 पाथ हैं। या तो हम उसे AI बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग एंटरप्रेन्योरशिप सिखा देंगे, वो उसमें चला जाए। ठीक है। या फिर उसने कहता नहीं मैंने मैट्रिक करना है, तो फिर हमारे पास 6, 7, 8 को एक ही साल में कराने का प्रोग्राम है। 6, 7, 8 भी 1 साल में हो जाएगी। साल में 2 साल के अंदर 8 तक निमट गया बस। और 9, 10 आप 2 साल में कर लें तो 4 साल में मैट्रिक। सही है। ये तो समझे कि यूँ इसमें इस वक्त सैकड़ों लोग एनरोल्ड हैं इस वक्त। अच्छा, हाँ, ये नहीं कि अभी मैंने ईजाद किया, ये तो मैं आपको 10 साल तो हो गए हमें ये करते हुए। ठीक है। AI का कंपोनेंट अब हमने ऐड किया। अब जैसे AI आई तो हमने कहा कि यार मारो गोली, अब तो फॉर्मल एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हाँ, आपको छोटी मोटी इंग्लिश उर्दू पढ़नी आती हो, आप वो AI की ट्रेनिंग हमसे लें, उसका कोर्स भी हमने बनाया सारा, और आप काम शुरू करें। बल्कि मैं आपको ये बात बता दूं, ये AI के आने के बाद ये जो फॉर्मल एजुकेशन है ना, ये लॉक है। मेरे पास जो बच्चे मैट्रिक के वो आते हैं जो डी ग्रेडर होते हैं, वो AI जल्दी सीखते हैं बनिस्बत के पोजीशन होल्डर्स के। क्रिएटिव ज़्यादा होते हैं। ज़ाहिर है, उनका ओपन माइंड होता है। वो कहते हैं अच्छा इसमें ये सोचूं वो सोचूं, और मैं खुद ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ कि वो जो पोजीशन होल्डर है ना, वो बस अभी ऐसे ही देख रहा है, सोच रहा है कहीं गुम है, और वो दूसरा लड़का है उसके दिमाग में ऐसे आइडियाज़ फ्लो होते हैं, वो डाल ठाठू ये कर वो चल भाई। तो आपके ये सेंटर्स ऑपरेट करते हैं या सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है? सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। लेकिन अब बहुत एक नेगेटिव, मैं सॉरी टू से ये बात आती है कि यार ये जो ऑनलाइन जो मोटिवेशनल स्पीकर या ये जो कोर्स वाले हैं ना, ये अपना कोर्स सेल करने के लिए सारी होता आता कुछ नहीं है भाई, असल स्कूल ही है, स्कूल जाओ, मतलब ये नॉर्मली एक चीज़ है। तो आपका अगर ये कोर्स किसी ने करना है तो उसके पास कितनी कॉस्टिंग होनी चाहिए? अच्छा, ये जो उर्दू वाला प्रोग्राम है इसकी कास्ट 1200 रुपये 3 महीने का। ठीक है। अंग्रेज़ी का भी शायद 800 रुपये है। अच्छा। हाँ, और प्राइमरी का जो है उसके 2200 रुपये है। और ये जो AI वाला कोर्स है ये 2000 का। टोटल तकरीबन 5,200 रुपये बन गए। मैं ऐसे ही ऐड कर रहा था। ठीक है। अच्छा, अब क्या एक जो समझे कि कोई बंदा है जो कि मतलब समझे कि वेल ऑफ है, वो चाहता है कि मैं अपने ज़िम्मे 50 लोगों को ले लूँ कि भाई 50 लोगों को मैं इस प्रोसेस से गुजरवाऊँगा और रेडी लोग हो जाएंगे। तो अगर वो आपको ये कॉस्ट बेयर कर दे तो डू यू हैव द कैपेसिटी? नहीं सर, उसमें देखिए हम अपने काम में इतने मसरूफ़ है ना कि हमारे पास, हम फिजिकल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। ठीक है। हम क्या करते हैं, हमारे पास इतनी सारी NGOs हैं जो अपने सेंटर्स चला रही हैं। सही है। तो हम एक ट्राइएंगुलर एग्रीमेंट बनाते हैं। एक्सेलेंट। आप पैसे इस ऑर्गेनाइजेशन को दो, हम मेक श्योर करेंगे कि ये आपके पैसे का सही इस्तेमाल करे, और सिलेबस हमारा यूज़ कर रहा होगा, ट्रेनिंग हमारी होगी। ओके। तो ये एक ट्राइंगल बन जाता है। ओके, सो यू आर नॉट डायरेक्टली
टीचिंग देम, उनके थ्रू आप जो है जो उनको आप सिलेबस और करिकुलम दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और इंडिविजुअल्स को लिए भी आप ये करते हैं? मिसाल के तौर पे मैं एक बच्चा है और वो कहता है सर ये लें 800 रुपये मुझे उर्दू सिखा दें, तो आप क्या उससे व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन शुरू कर देते हैं? हाँ, उसी वक्त। अच्छा, वो तो आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। अभी मैं नंबर आपको दे दूंगा, आप उनको कहेंगे कि जी मैं इस प्रोग्राम में एनरोल होना चाह रहा हूँ, 5 मिनट के बाद वो आपको कहेंगे जी एड्रेस दें, आपकी किताबें आ रही हैं और ये वीडियो लेसन्स आपके शुरू। अच्छा, हाँ, बहुत फास्ट यूँ करके, क्योंकि हमें एक दिन में मदारिस से और इंडिविजुअल से इतने मैसेजेस, इतने कॉल्स आ रहे होते हैं कि ये तो बस यूँ मशीन। यानी मैंने अपनी टीम के आगे हाथ जोड़े, मैंने कहा यार रात के 11 बजे जवाब मत दिया करो, वरना वो इतने एक्साइटेड होते हैं। 11 बजे उसने कहा जी मैं उर्दू से शुरू करना चाहता हूँ, फलां हाँ मैडम बस फ़ौरन मुझे करें। वो 11 बजे बच्चों को छोड़ छाड़ उसको भेजना शुरू। मैंने कहा ना भाई, कोई टाइम तो रखो। ठीक है। तो आपका कौन सा इदारा है जो कि आप बताएं? लिटरेट पाकिस्तान फाउंडेशन है, LPF। तो वो आप फेसबुक वगैरह हर जगह पे मौजूद है? लिटरेट पाकिस्तान LPF.org.pk, वहाँ जाएं, बस फ़ोन नंबर या तो फ़ोन नंबर लेके कॉल कर लें या वहाँ रजिस्टर कर लें, LPF.org.pk। यानी लोगों ने अपनी मासियों के लिए मंगवाया हुआ है। यही मैं सोच रहा हूँ कि ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। वो मासी यहाँ बैठी हुई है और मासी काम कर रही है, उसकी बेटियां साथ आ रही हैं। वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ पढ़ाई कोई नहीं थी, अब वो उनको साथ लाती है। वो मैडम ने अपना फ़ोन दिया हुआ उन बच्चियों को, खुद वो बैठी टीवी देख रही हैं और बच्चियों को उन्होंने अपना मोबाइल दिया हुआ है, ठीक है, और उनको खुद किताबें ख़रीद के वो दी हैं और वो वहाँ पढ़ रही हैं और उनके। अच्छा, एक तो ये वाली जेंट्री है ना जो कि अफोर्डिंग नहीं है, जिसके हम कहते हैं कि बेचारों ने नहीं पढ़ा। लेकिन अब एक कोई फैमिली है जो कि स्कूल भेज सकती है, बहुत प्रॉपर स्कूल भी भेज सकती है। क्या आप उनको ये सजेस्ट करेंगे कि भाई नॉर्मल स्कूलिंग से निकल के इस प्लेटफॉर्म पे आए, या आप कहेंगे कि नहीं ये? सर मेरी 6 बेटियां हैं, ठीक है, मैंने किसी को भी स्कूल नहीं भेजा आज तक। अच्छा, घर पे पढ़ाया। ओके, मतलब ये वो वाली बात नहीं है कि दुनिया को तो आप कह रहे हैं और अपने बच्चों को आपने ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड और बीकन हाउस और सिटी स्कूल भेजा हुआ है? अच्छा, ऐसा नहीं है। तो क्या आपको क्या लगता है, मतलब ये बिल्कुल ब्लंट एक है, जाहिर सी बात है आप वालिद भी हैं, तो आपको ये लगता है कि यार नहीं गलती हो गई, भेज देना चाहिए था स्कूल? अच्छा, मज़े की बात, कल ना मैंने ऐसे ही, मेरी बेटी जो तीसरे नंबर पे है ना, तो वो घर पे पढ़ी है, तीसरे ने 1 2 3 चौथे नंबर पे, ठीक है, तो चौथे नंबर पे जो है ना वो थ्रू आउट घर पे पढ़ी है। अच्छा, अब आप उसका सुनिए, 14 साल की उम्र में वो आर्ट ऐसा करती है कि वो होटल्स के प्रोजेक्ट्स लेती है। होटल्स उससे रब्ता करते हैं कि आप हमारे इंटीरियर के लिए ना पेंटिंग्स बना के दें। ठीक है। कैलीग्राफिक ख़ताती, कुरानी ख़ताती, तो वो आप समझें कि आंखें बंद करके करती है। अच्छा। हाँ, 2 घंटे में आप उससे ख़ताती ले लें। यानी कोई जा रहा है कनाडा तो यार हमारे लिए जल्दी से बना दो, वो बैठी बस यूँ बनाया और वो लोग पागल हो जाते देख के। यानी मरी में होटल बन रहा है ना, तो वो अपने कमरों की तस्वीरें उसको भेजते हैं कि भाई इस कमरे पे क्या लगाएं, इस पे क्या लगाएं, इसकी पेंटिंग भेज दो, इसकी पेंटिंग भेज दो। 14 साल की है। ठीक है। और 14 साल की लड़की जो है वो कराची की जो परसों सिटी चैम्पियनशिप हुई ना बास्केटबॉल में, उसका हिस्सा थी। और वो 14 साल की लड़की जो टीम जीती है उसमें वो थी, और वो उस टीम की यंगेस्ट प्लेयर है। अगली जो सबसे बड़ी है ना, उसके बाद जो बड़ी है वो 24 साल की है, 10 साल। तो 14 साल की लड़की जो है वो कराची की जो चैम्पियनशिप टीम है बास्केटबॉल की उसमें खेलती है। और ये मैं एक का बता रहा हूँ। तो कल मैंने अपने पड़ोसियों को जब नाश्ता कराया ना इस खुशी में, तो एक प्रोफेसर साहब हैं, उन्होंने बात बोली कि जिसने ना बस ये आंसू जो है ना मेरे यहाँ लाके बंद कर दिए। और मैंने कहा मैं कितना नाशुक्र हूँ कि मैंने तो इस तरह सोचा नहीं। वो मेरी सारी 6 बेटियों को जानते हैं कि कौन सी बेटी क्या कर रही है। मैं इस वक्त लंबा हो जाएगा, मैं आपको बताना नहीं चाह रहा कि कौन सी बेटी क्या कर रही है। ये मैं 14 साल वाली का बता रहा हूँ, उससे ऊपर जो कर रही है ना वो एक लंबी कहानी है। उन्होंने कहा राय साहब, बड़े स्टैनफोर्ड के पढ़े हुए वो प्रोफेसर साहब, उन्होंने कहा राय साहब जो मैंने आपकी बेटियों का लेवल चेक किया है ना, तो आप तो रोज़ भी हमें नाश्ता कराए ना तो कम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सर, होम स्कूलिंग के ऊपर एक ये भी एतराज़ या समझने के जहन में आता है कि सही है होम स्कूलिंग हो गई, आपने बहुत अच्छा पढ़ा लिया, सब कुछ सीख लिया, लेकिन जो बच्चा स्कूल जाके सोशलाइजेशन सीखता है, कभी कोई उसको तंग करता है, कभी टीचर डांट देती है, कभी दोस्त बुली करता है, तो वो जो प्रैक्टिकल लाइफ के इश्यूज़ है वो सीखता है, वो मिसिंग एलिमेंट नहीं आप समझते रह जाता? अच्छा, ये जितना बड़ा हमारे कल्चर में इसका कन्फ्यूजन है ना, ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और ये आज आपको वो फ़र्क बता रहा है जो इनसाइडर है। मैं 700 से ज़्यादा स्कूलों से काम कर रहा हूँ और पिछले 20 साल से कर रहा हूँ, ये मेरी फील्ड है। देखिए, एक बात बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, पहले समरी समझ लीजिए।
जो सोशलाइजेशन हमारे बच्चे इन द नेम ऑफ सोशलाइजेशन हमारे स्कूलों में सीख रहे हैं ना, वो एंटाई सोशलाइजेशन है। अच्छा, उसकी ज़रूरत नहीं है। जो हमारे स्कूलों में हो रहा है ना, वो नहीं है। अब उसमें दो बातें समझ लीजिए, एक टीचर के एंगल से, एक स्टूडेंट्स के एंगल से। टीचर के एंगल से ये समझ लीजिए कि सेल्फ एस्टीम जो है ना, इज़्ज़त नफ्स, वो सबसे अहम चीज़ है। ठीक है। ठीक है। इकबाल का एक बड़ा मशहूर शेर है, वो कहता है कि ना उठा जज्बाए खुर्शीद से एक बरगे गुल तक भी, कि जो सूरज की स्कॉर्चिंग हीट है ना, इसने एक फूल भी नहीं खिलाया कभी, वो तो जलाता है। सूरज जो है वो तो कली को जला देता है, उसको खिलाता नहीं है। ये रफ़त की तमन्ना है कि ले उड़ती है शबनम को, लेकिन वो जो एक शबनम का छोटा सा कतरा होता है ना, उसके अंदर ये तमन्ना होती है कि मैं आसमान की तरफ जाऊं, और वो खुद उड़ जाती है। हमारे स्कूलों में टीचर्स इंसल्ट करते हैं और कंपेयर करते हैं। उनके पास किसी भी बच्चे से रिज़ल्ट लेने के ना दो ही तरीके हैं, और उसमें एक बड़ा फ्लॉ जो है ना, उनका कसूर नहीं है। जो हमारे पास रोट मेमोराइजेशन का तरीका है ना, रट्टा, वो ऐसे ही हो सकता है, इंसल्ट करके और कंपेयर करके। उसके लिए कोई तीसरा तरीका नहीं है, क्योंकि वो ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट है। और इसमें उस बेचारी का कसूर नहीं टीचर का, उसको तो वो कह रहे हैं भाई रिजल्ट लेके आओ, इसका ए ग्रेड आना चाहिए। तो वो क्या कर रही है, इंसल्ट कर रही है। और वो क्या कर रही है, कंपेयर कर रही है। तो एक तो टीचिंग में जो कम्युनिकेशन हो रही है ना सीनियर से, वो बिल्कुल गलत है। वो आपको तबाह कर रही है, आपकी इज़्ज़त नफ्स तबाह कर रही है। वो आपको एंटी एजुकेशन कर रहा है उस एज एंड टाइम में जहाँ पे कंटिन्यूसली एजुकेशन की ज़रूरत है। मैं आज भी रोज़ाना 100 पेजेस पढ़ता हूँ, और जो भी कामयाब फ़र्द है वो रोज़ पढ़ रहा है, रोज़ लर्न कर रहा है। तो एक तो टीचर का कसूर, वो ऐसी होगी। दूसरा, स्टूडेंट्स जो है ना आपस में इस वक्त जो एक दूसरे को सिखा रहे हैं ना, अल्लाह माफ़ करे, एक बच्चे के हाथ में सर मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप अपने माँ बाप का लग गया ना 4-8 घंटे अनसुपरवाइज्ड, तो वो जो इन्फॉर्मेशन स्कूल में लेके आ रहा है ना आपके बच्चे के लिए, बेटर योर चाइल्ड डजंट गेट दैट इन्फॉर्मेशन। आइसोलेशन इज़ बेटर फ्रॉम इट। एब्सोल्युटली। और अब दूसरी बात सुन लीजिए, ये जो आइस का इशू आ गया ना सर, जो कैंडीज़ की तरह इस वक्त पूरे मुल्क में आइस डिस्ट्रीब्यूट हो रही है स्कूलों में, ये एक एडेड फीचर है। अच्छा, असल जो चीज़ है ना वो ये है कि आज की दुनिया में कामयाब होने के लिए आपको टीम वर्क आनी चाहिए, लीडरशिप आनी चाहिए। टीम वर्क एंड लीडरशिप, टीम वर्क एंड लीडरशिप। और ये दो चीज़ें हमारा स्कूल का क्लासरूम किसी एक दिन भी सिखा रहा हो ना, तो मैं कहूँ कि आप अपने बच्चे को स्कूल में भेज दीजिए। हम लीस्ट टीम प्लेयर्स हैं पाकिस्तानी कौम, क्योंकि पहले दिन से हमारे बच्चे को ये सिखाया गया है कि ये बच्चा बराबर में बैठा, जिससे तुमने ब्रेक टाइम में बोतल शेयर की थी, आधी तुमने पी थी और आधी उसने पी थी, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं, या तुम दोनों ने मिलकर कोल्ड ड्रिंक ली थी या चिप्स लिए थे। अब तुम क्लास में आ गए हो बेटा, अब तुम्हारा ये दुश्मन है, तुमने इसको बीट करना है, तुमने इससे बेहतर नंबर लेने हैं। उसकी वजह से पाकिस्तानी कौम लीस्ट टीम प्लेयर है। फ़र्द कायम रब तो मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। हमें तो एक नहर में एक साथ मिलकर रहना ही नहीं आता। हम तो कहते हैं हम इधर से निकलें, हम अलग, हमारी आइडेंटिटी हो। और उस अलग आइडेंटिटी को बनाने में, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं, हम गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं, कर्ज़े ले लेके शादियाँ कर रहे हैं, क्यों आगे हम रहे बस। हाँ, तो वो बिल्कुल नुकसानदेह है। ये टीम वर्क और कम्युनिकेशन लीडरशिप बनती कैसे? ये मोहल्ले से बनती है। ठीक है। आप अपने बच्चों को अपने मोहल्ले के बच्चों से इंट्रोड्यूस कराएं, अपने मोहल्ले के बच्चों को घर में बुलाएं, अपने मोहल्ले के घरों की पूरी इन्वेस्टिगेशन कर लें, अपने बच्चों को वहाँ भेजें। ग्रुप वर्क घर में करें, मोहल्ले में करें, रिश्तेदारों के साथ करें, जिसमें कंपटीशन ना हो, टीम वर्क हो। हमें वो चाहिए। जो हम दे रहे हैं ना, उसकी वजह से हम फेलियर हैं पूरी दुनिया में। लोग हमारे पर हंसते हैं, हमारे एटीट्यूड के ऊपर, कि हम जहाँ जाते हैं 1.5 इंच की अपनी मस्जिद अलग बना लेते हैं। 2 मिनट लगते हैं सर पाकिस्तानियों को किसी भी जगह जाके ना अपने हम ख्याल को साइड पे करके ना उसके कान में चुगली करने में। ये प्रॉब्लम है हमारे साथ, हमें डिजीज़ है ये। सही बात है, नहीं सही बात है इस पे तो। लेकिन अब ये जो आपने बताया कि हमारे मसला है, क्या पाकिस्तान से बाहर या जो डेवलप कंट्रीज़ हैं,
क्या वो कन्वेंशनल स्कूलिंग छोड़ चुके हैं? कन्वेंशनल स्कूलिंग तो अरसा हुआ छोड़ दी हुई ना, ठीक है, अरसा हुआ छूट लेकिन गई। स्कूल्स तो अभी भी चल रहे हैं वहाँ तो पे, सर मतलब। उसके अंदर क्या हो रहा है वो बात है ना। एक ही बॉटल है सर, उसमें जहर भी हो सकता है, उसमें इतर भी हो मतलब सकता उनके मोड्स चेंज हो गए हैं वहाँ पे, 100% स्कूल्स हैं लेकिन मोड्स चेंज हो गए। 100%। तो अगर पाकिस्तान में भी स्कूल्स रहें लेकिन अपने वो एटीट्यूड को या उसको इम्प्रूव करें तो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसे कि हर ख्वाहिश अच्छा, ऐसा मुमकिन नहीं है। नहीं। अच्छा सर उसकी दो वजह है ना। ठीक है, देखिए, एक दो तरीके होते हैं, किसी भी तब्दीली के दो तरीके होते हैं। या से आपको ऊपर से कोई मिल जाए ऐसा फरिश्ता कि जो आपको बदल के रखते, ठीक है। जैसे अल्लाह ने नबी भेज ठीक दिया, है। या फिर आपके अंदर से एक तहरीक पैदा हो जाए, जैसे चाइनीज़ को हो गई थी, बहुत से मुल्कों को हुई, जापानीज़ को हो गई। उन्होंने कहा जी हमने तो उठना है, राइजिंग फ्रॉम द डेड। हमारे अंदर दोनों नहीं है, हमें अच्छा लीडर भी मैसर नहीं और हमारे अंदर खुद भी जस्तजू नहीं। सही। हाँ, तो हम नहीं ठीक हो सकते। अच्छा, जो होम स्कूलिंग की आपने बात की, बट दिस रिक्वायर्स के घर पे मदर्स का रोल फिर वो बिल्कुल वो वाला हो जो कि आजकल आप कहते हैं कि अगर आप ये बात करते तो बड़ा मसला है कि भाई आप तो ख़वातीन को घरों पे रख रहे हैं। तो क्या आप इसके हक़ में हैं कि ख़वातीन या वालदा जो हैं वो उसको लेके चलें होम स्कूलिंग के लिए? सर बेसिक रोल तो वालदा का ही होता है ना। अगर मेरी बेटियां कामयाब हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, तो मेरी वाइफ की वजह से हुई है ना। पहली बात तो ये कि मेरी वाइफ जो थी वो बिल्कुल सादी सी हाउस वाइफ, शादी होके आई। जब मैंने उनको बताया, नक्शा समझाया कि भाई स्कूलों में क्या होता है, तो उन्हें यकीन ना आया। जब हमने अपनी पहली बेटी को दाखिल करा ना स्कूल में, और 6 महीने के बाद उन्होंने रिपोर्ट में लिख के भेजा कि इससे 3 कलमे भी आ गए हैं, 1 to 10 की गिनती भी आ गई है, और ये भी आ गया, और 2 पोएमें भी आ रही हैं, और वो सारा दिन हमें पता था चुप बैठी रहती है, उसे तो बोलना ही नहीं आता। तो हमने कहा कि यार ये झूठ हो रहा है हमारे साथ, और अगर ये हमारी बेटी को सिखा भी रहे हैं तो उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो फिर मैंने वाइफ को कहा ये देखो आपके सामने है। तो उसने कहा कि नहीं, मैं अपने घर को स्कूल बनाऊंगी, तो मुझे क्या करना है। तो फिर इसकी ट्रेनिंग हम देते हैं अपने यहाँ ऑनलाइन मदर्स के लिए। हाँ, अच्छा। चाइल्ड सेंटर्ड मॉन्टेसरी ट्रेनिंग देते हैं कि आप अपने घर को स्कूल कैसे बनाएं। फिर उन्होंने वो पूरी ट्रेनिंग ली और फिर उन्होंने अपने घर को स्कूल बनाया। उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अब देखिए ना, हमारा घर है, हमारा घर एक पूरा जू है। ये आपने बड़ी कंट्रोवर्शियल बात कर दी। हाँ ना, हमारे घर में कबूतर हैं, बिल्लियाँ हैं, खरगोश हैं, तोते हैं, 12 मुर्गियाँ हैं। टिकट लगा दें आप घर पे आने के लिए, बहुत लोग आते हैं देखने। एनाकोंडा, बड़ा सांप, अभी हमने अपनी कॉलोनी की वो फोर्स करने पे निकाला है, हम उसको छोड़ के आए, वरना हमारा पालतू था इतना बड़ा। अल्लाह अकबर। तो इस तरह कुत्ता है, कुत्ते तो अभी 2 थे, अभी 1 की है, वो भी कॉलोनी के इसरार के ऊपर। तो ये जू एक है, हर बच्चे का एक अपना पेट है। लाइब्रेरीज़ हैं, किसी भी एक टाइम पे 550 से ज़्यादा किताबें हमारे घर पे होती हैं। हर साल हम 100 किताबें निकाल के दे देते हैं और 100 नई आ जाती हैं। वुड वर्क की वर्कशॉप है, आर्ट सेंटर है। तो घर को स्कूल बनाना पड़ता है सर। लेकिन ये तो वो डायनामिक्स है ना कि जो कि हर एक को शायद अवेलेबल ना हो। क्यों नहीं अवेलेबल इसमें? अगर कोई छोटा घर है बिल्कुल तो रखते आप एक पेट और कुछ प्लांट्स तो रख सकते हैं। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि उनका एक्सपोजर, जाहिर सी बात है, वो डिफरेंट होगा जो आपके घर पे या किसी ऐसे जहाँ पे हो। तो क्या एक्सपोजर मैटर्स, या ठीक है थोड़ा एक्सपोजर हो लेकिन हो चीज़ों से, और घर पे आजकल पता क्या है, इंटरनेट आप लिमिटेड और प्लान्ड इंटरनेट का और यूट्यूब का बच्चों को एक्सपोजर देना, तो वो तकरीबन लेवल प्लेइंग फील्ड है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि सर जो जितना नीचे है ना लाइन में, वो अब जो AI आई है ना, वो उसको उतना बेहतर यूज़ करता है। ठीक है। हाँ, जिनकी गैजेट्स में और आर्टिफिशियल फूड में और लाइफ में ज़िंदगी ज़्यादा गुजर रही है ना, वो AI के उतने कम यूज़र हैं, इफेक्टिवनेस उनकी उतनी कम है। जितना गरीब बच्चा है ना, उतना वो AI को बेहतर यूज़ करता है। काश हम अपने बच्चों को AI का कंस्ट्रक्टिव यूज़ सिखा देना, सर हमारे बच्चे पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन ले आए। अच्छा, एक चीज़ इसमें यह है सर कि हम बहुत ज़्यादा ऑनलाइन या AI बेस्ड इस चीज़ के ऊपर रिलाई करके क्या अपने बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी कम करने का सबब नहीं बन रहा है? तो सर वो तो आपको अपनी लाइफ को खुद बैलेंस करना है ना। ठीक है। यानी अब मेरी हर बेटी के पास एक स्पोर्ट्स है। ठीक है। ये तो मैंने आपको 14 साल वाली का बताया ना। मेरी 16 साल वाली बेटी जो है, खुद यूट्यूब से सीख के कराची की नंबर 2 स्विमर है। अच्छा। उससे ऊपर वाली लड़की 25 साल की है, उसने लम्ब से ट्रेनिंग ली है इंस्ट्रक्टर से, और मेरी बेटी ने यूट्यूब से सीख के इस वक्त कराची की नंबर 2 स्विमर है वो। तो वो तो आपको फिटनेस पे खुद तवज्जो देना पड़ता है। यानी मेरी बेटी अगर पढ़ नहीं रही तो मैं इतना नहीं होता, लेकिन अगर वो रोज़ किसी गेम की, जो उसकी गेम है,
जो उसने खुद चूज़ की हुई है, अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रही तो मैं तो पीछे पड़ जाता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि जो आगे आने वाला दौर है ना, इसमें दो ही चीज़ें चाहिए, फिटनेस और AI। अगर आप फिट है ना तो आपके दिमाग में आइडियाज़ आएंगे और वो आइडियाज़ आप AI से पूछ के कुछ ना कुछ कर गुजरेंगे। लेकिन अगर आप फिट ही नहीं है तो आपका दिमाग क्रिएटिव सोच ही नहीं सकता। सही। दो ही चीज़ें हैं सर, दुनिया में दो ही चीज़ें रह जानी है, तो एक फिजिकल फिटनेस हाँ। और एक AI। लेकिन आप जो एक आपके इस टुकड़े से जो एक बात निकल रही है, अगर कोई वर्किंग वुमेन ये देख रही हैं और अब उनको अपने बच्चों की फ़िक्र है, तो आप उनको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि वो अब सर कुर्बानी मैं दें। ऐसी ऐसी ख़वातीन को जानता हूँ कि घर में मासी रखी हुई है, मेड फुल टाइम रखी हुई है, 6 लोग सपोर्ट पे रखे हुए हैं, और अगर उनसे पूछो ना कि तुम जाती हो, गाड़ी का खर्चा अलग है, आती हो वापस, तो नेट तुम घर पे क्या ले के आ रही हो, तो वो 20,000 रुपये निकलते हैं मुश्किल से। क्योंकि ऑफिस जाने के लिए कपड़े भी हर महीने चाहिए, ठीक है, वहाँ पे किसी की बर्थडे आ गई, वो गिफ्ट भी देने, ख़वातीन के 20-20 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने अपने बच्चों की ज़िंदगी को दाव पे लगाया हुआ। तो ये कुर्बानी वर्थ इट है, बहुत और ज़रूरी है। बिल्कुल। बाज़ दफ़ा हम पॉडकास्ट के अंदर या जब भी शॉर्ट वीडियोस के अंदर बात करते हैं, तो एक आपको ऐसा कभी फील हुआ है कि आपने किसी को कोई चीज़ समझाई और उन्होंने कहा राहित साहब ये हमें सब पता है, ज़्यादा आप नहीं बताएं, ये हमें पता है क्या करना है। अगर किसी के सामने ये एटीट्यूड आए तो उसको कैसे फेस करना है? सर ये अच्छी बात ये हुई है कि जब मैं पाकिस्तान में नया आया था ना, तो ये मैं बहुत ज़्यादा फेस करता था। ठीक है। यानी बाज़ों का तो दिल बहुत कुड़ता था ना। बिल्कुल। अच्छा, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि हाँ, ये होता हाँ, है। यानी ये है कि अच्छा मैं तो दूसरों की थेरेपी करता हूँ, तो मेरी थेरेपी कैसे होगी ना, तो वो मेरे पास एक ही टूल है, मैं गुनगुनाता हूँ। वाह। तो मैं गुनगुना रहा हूँ, कोई गज़ल गा रहा हूँ या शेर का, तो मेरी वाइफ को समझ आ गया था, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट पूछती थी, लग रहा है आज फिर आपकी किसी ने बेइज्जती की है ना। अच्छा। तो मैं कहता था मतलब सेटलिंग के लिए आपको ये चाहिए होता है वे आउट। सेटलिंग, मैं एक जगह बैठ जाता हूँ और गुनगुनाता रहता हूँ ना। सही। और वो कोई गालिब की गज़ल होगी, इकबाल की गज़ल होगी, या वो मुझे जगजीत सिंह अच्छा लगता है, उसकी शायरी जो है जिस शायर ने की है वो बड़ा सोशल पल्स पे हाथ रख के की है ना। सुदर्शन फाकर उसका नाम है। अच्छा। तो उसकी गा लिया, ये कर लिया। तो जैसे एक शेर है, वो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे दौर में ना टाइम पे गुनगुनाता हूँ कि आज के दौर में ए दोस्त ये मंज़र क्यों है, ज़ख्म हर सर पे, हर एक हाथ में पत्थर क्यों है। वाह। तो इस तरह की शेर गुनगुना लिया, वो वाइफ को पता चल गया, तो ये सेल्फ थेरेपी हो गई। अब हुआ ये है, पिछले 5 साल में जो मैं दुआ करता था कि ये हो जाए, और मुझे पता था कि हो जाना है। एक तो ये कि टेक्नोलॉजी इतनी कॉमन हो जाए कि जो मैं बोल रहा हूँ ना, भटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल, इनको भी पता चलना शुरू हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, सर तरक्की जो होती है ना तभी होती है जब आप एशिस नहीं बनते, जब आप पिट को नहीं टकराते ना बिल्कुल ज़मीन को, उस वक्त तक बाल जो है ना बाउंस बैक नहीं करती। ये जो पिछले कुछ अरसे की इकोनॉमिकल कंडीशन है ना, ये फाइनली अब पाकिस्तानी कौम का जो गुब्बारा था ना उसमें लगी है जाके सुई, ये फट गया। अब सब लोग तसल्ली से बैठ के सोच रहे हैं कि हम हैं किधर और यहाँ से आगे जाना किधर है। तो अब कुछ लोगों ने हमारी सुनना शुरू की है, और ये मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि और ये कोलैप्स हो जाए बिल्कुल, ताकि हम होश में आ जाएं। सर ये जो चाइनीज़ बने हैं और अब ये इंडियंस बने हैं ना, ये 70s में इससे बुरे हालात थे जो अभी हमारे होने लगे हैं। जब तक इकोनॉमिक कोलैप्स नहीं होता लोग अपनी सेंसेस में नहीं आते, इसी तरह रहते हैं जब जैसे हम हैं। हम अब पाकिस्तानी कौम आज वहीं आ रही है जहां 1970 में 60 में इंडियन और चाइनीज़ थे। अब हम इसमें पिसेंगे, एक पूरी जनरेशन हमारी इसमें पिसेगी, 10 साल हम इसमें पिसेंगे, और उसके बाद फिर हम तरक्की करेंगे, क्योंकि अभी हम सेंसेस में ही नहीं हैं। हम इधर भाग, उधर रोटी खा, शादियां कर, गाड़ियां खरीद, होबड़ दबड़। अभी हमारी जेब में पैसे ख़त्म होंगे ना सर, फिर हम चिल करेंगे, फिर हमारे पास करेंगे चीज़ें। हाँ, अब हमारे साथ वो होने तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। बहुत बड़ी ब्लेसिंग, बहुत बड़ी ब्लेसिंग। तो अब लोग सुनते हैं, अब बहुत ज़्यादा लोग सुनते हैं, तो अच्छा लगता है। अच्छा, आपकी मैंने एक वीडियो देखी थी कि जिसमें आपने कहा कि चैट जीपीटी से मैंने पूछा कि कुरान पूरा एनालाइज करो और उसमें ये बताओ कि वो मैंने कहीं देखी थी। उसकी थोड़ा स्टोरी बताइएगा कि आपने क्या प्रॉम्प्ट दिया था और उसने आपको क्या जवाब दिया। सर मैं एक काम कर रहा हूँ, कुरान पे कर रहा हूँ, क्या बस वो प्रॉम्प्ट उसकी डेवलप की, उसके बाद टाइम ही नहीं मिला। मैंने चैट जीपीटी से ही पूछा
कि दुनिया के 21 बड़े उलूम कौन से हैं जो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जा रहे हैं, तो उसने मुझे 21 उलूम दिए हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको कहा कि तुम अपने आप को इसके लिए भी ट्रेन कर लो कि तुमने सारी सहसत्ता पढ़ी हैं। उसने कहा मैंने सारी पढ़ी हैं। 21 उलूम का जितना इल्म है ना, फिज़िक्स से लेकर एंथ्रोपोलॉजी तक, उसका सारा इल्म अपना अपडेट कर लो। उसने कहा मैंने कर लिया, 21 उलूम का अपडेट कर लिया। उसके बाद मैंने उसको कहा कि सहसत्ता बिल्कुल अपडेट कर लो। उसने कहा कर लिया। मैंने उसको फिर कहा कि 21 तफसीरुल कुरान मुख्तलिफ मकातब फ़िक़्ह की टोटल अपने माइंड में अपडेट कर लो। तुमने पढ़ी हैं? उसने कहा मैंने पढ़ी हैं, अपडेट हो गया, ठीक है। अब मैंने उसको कहा कि दुनिया के जो टॉप 10 मोटिवेशन स्पीकर दुनिया में है ना, उनका टोटल इल्म जो है ना, 7 हैबिट्स से लेके सारी डिस्कवरी ऑफ मैन तक, सारा अपने माइंड में अपडेट कर लो, उसको तैयार कर लो। ये मैं उसकी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, इसको कहते हैं ट्रेन करना। उसने कहा मैंने अपडेट कर लिया, अब मैं तैयार हूँ। मैंने कहा अब मैं तुम्हें कुरान की एक एक आयत दूंगा, ठीक है, और तुमने 21 उलूम, सहसत्ता, कुरान की सारी तफसीर और मोटिवेशन स्पीकर, इस सारे नॉलेज को लेके उस एक आयत की तफसीर करनी है 21 साला नौजवान के लिए। तो मैंने इसको कहा प्रोजेक्ट कुरान 21 कि 21 उलूम है और 21 साला बच्चे के लिए हो रहा है, और कुरान बेस है और हदीस बेस है। वो सर जब मैंने उससे सिर्फ आउज़ बिल्ला और सूरह नास की पहली 3 आयतों की तफसीर निकलवाई है ना, तो वो मेरा फ्यूज़ उड़ गया, क्योंकि उसने वो दुनिया खोली कि उसके बाद फिर मैंने सिर्फ एक आयत और डाली, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, वो डाली। और मैंने कहा इसमें जितनी फ़िज़िक्स, क्वांटम फ़िज़िक्स की जितनी डिस्कवरीज़ रिसेंटली हुई हैं वो इसमें छुपी हुई हैं। मेरा माइंड कह रहा है मुझे तुम वो इससे रिलेट करके बताओ। फिर जब उसने वो एक आयत की तफसीर खोली ना कि क्वांटा जो है मॉडर्न ये आ रहा है, एंटेंगलमेंट यहाँ आ रही है, स्ट्रिंग थ्योरी इसकी इस वर्ड में आ रही है, फिर मैंने कहा अब ये तसल्ली से ना कोई और करेगा, ये भी करने का मेरा दिमाग नहीं है। अच्छा, तो मतलब इन शॉर्ट ये कि चैट जीपीटी से आप अपना जैसे कहते हैं रेगुलर एस्से भी लिखवा सकते हैं, और वो सर पकड़ के बैठ जाएगा यार ये काम के लिए तो नहीं बना, और आप इतनी सारी चीज़ों को कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रॉम्प्ट्स और डिपेंडिंग ऑन क्या आप उसको क्या इनपुट देते हैं। डिपेंडिंग, हाँ, ये पहले ये है कि आपने क्या सोचा। अब देखिए ना, ये प्रोजेक्ट कि मैं उससे 21 उलूम 21 साला नौजवान के अराउंड तफसीर करवाऊँ चैट जीपीटी से, ये तो मेरे दिमाग ने सोचा है ना, वो तो मुझे कह रहा है करो, और उसने जब मुझे करके दिया तो वो हैरान कुन है। 1400 सर मैंने उलमा को वो अपनी सूरह आयत नूर की जो है सूरह नूर में ही है ना, हाँ, उसकी जो एक आयत की तशरीह दी है ना, तो बड़े बड़े उलमा ने बोला कि ये हमने कभी नहीं ऐसी कोई तफसीर देखी। 1400 साल में उसने वो काम करके दिया जो हम नहीं कर सके। सही सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत सारा टाइम दिया, और मेरे लिए भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी थी कि जो कि कन्फ्यूजन का बाइस थी कि किस तरह उसकी कैपेबिलिटी को हम यूटिलाइज़ करें, चैट जीपीटी और होम स्कूलिंग और कैरियर काउंसलिंग और ये सारी चीज़ें। तो थैंक्स फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। आप लोगों को भी ये पॉडकास्ट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और कोई भी सवाल हो, कोई भी सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा। हम रायद अफजल साहब से कांटेक्ट में भी होंगे, इंशाल्लाह उनको भेजेंगे भी।